हेलो एवरीवन, मैं हूं स्नेहा। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में किडनी के अलावा भी कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन का काम करते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पादप होते हैं, वो किस तरह से जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन के बारे में। प्लांट्स में तो प्लांट्स क्या करते हैं, जो अतिरिक्त जल होता है यानी कि जो एक्स्ट्रा जो वाटर होता है उसको शरीर से बाहर निकालते हैं, यानी कि प्लांट से वो वाष्प बन करके उड़ जाता है। तो इस प्रोसेस को भी हम लोग जानेंगे जिसे हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ओके, तो आज की क्लास में हमें पहले दो टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में अदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन, यानी कि जो मानव शरीर होता है उसमें जो अन्य उत्सर्जी अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यकृत की। यकृत, यस, सबसे पहले हम बात करते हैं यकृत की। इंग्लिश में इसे बोलते हैं लीवर। ओके, क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। तो लीवर क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है अमोनिया को किसमें? यूरिया में। ठीक है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या है, महत्वपूर्ण काम करता है कौन? यकृत यानी कि लीवर। तो हम क्या यहाँ पर पढ़ रहे हैं उत्सर्जन के बारे में। तो उत्सर्जी अंग की तरह काम क्यों करता है? वैसे उत्सर्जन तो करता नहीं है, एक्सक्रीशन तो करता नहीं है, लेकिन एक्सक्रीशन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये जो अपना रोल है वो निभाता है। कैसे निभाता है? क्योंकि ये अमोनिया जो कि सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं विषैली गैस है, ठीक है, तो ये अमोनिया को किसमें कन्वर्ट करता है? यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। तो यूरिया क्या होती है, जो कि वाटर में डिसॉल्व भी होती है और साथ ही साथ थोड़ी कम जो है क्रियाशील होती है। इसी वजह से अमोनिया से थोड़ी कम क्रियाशील होती है यूरिया। तो ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पे इसका इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ सकता। ठीक है, अगर यकृत ये प्रोसेस नहीं करेगा एंजाइम्स की हेल्प से, हालांकि ये जो क्रिया है वो की जाती है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने की, तो ठीक है, तो ये क्या करती हैं, यकृत जो है क्या करता है, अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में, जिसकी वजह से जो हमारे शरीर में अन्य बीमारियां होने से बच जाती हैं। क्योंकि अगर ये प्रोसेस नहीं होगा, लीवर ये जो क्रिया है वो नहीं करेगा, तो हमारे शरीर में अमोनिया का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, अमोनिया की मात्रा बढ़ जाएगी और हमें कई सारी बीमारियाँ हो सकती हैं और हम बोल सकते हैं कि लगभग हमारी मृत्यु भी हो सकती है। आई बात समझ में? तो यकृत ये काम करता है। तो पहला हमारा उत्सर्जी, दूसरा, क्योंकि पहला हमारा कौन सा है? किडनी है, ठीक है, जो कि उत्सर्जी अंग है मुख्य, और दूसरा हमारा यकृत हो गया। ओके, अब दूसरा हमारा होता है त्वचा। त्वचा, स्किन। स्किन ये काम कैसे करती है? गर्मियों में क्या होता है, हमें पसीना आता है बहुत ज़्यादा, है ना। गर्मियों के टाइम में क्या आता है, हमें पसीना आता है। तो हमारी बॉडी से जो अतिरिक्त जल होता है या फिर अनावश्यक जल, यानी कि जो कि क्या है, वेस्ट है, या फिर हम बोल सकते हैं जो कि ज़्यादा है, इसके हमारी बॉडी में जितना वाटर हमें लेना था हमने ले लिया, जितना वाटर का यूज़ करना था हमने कर लिया, लेकिन इसके अलावा जो हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा वाटर है, तो उसको हमारी बॉडी से बाहर कौन निकालता है? त्वचा निकालती है। अब ये कैसे निकालती है? हम जानते हैं कि हमारी बॉडी पर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं और उन्हीं पोर्स के थ्रू ही जो हमारा पसीना है वो बाहर निकलता है। हमारी त्वचा के अंदर अगर हम डर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस ऊपर वाला पार्ट होता है और डर्मिस नीचे वाला पार्ट होता है। हमारी त्वचा की जो खड़ी काट होती है, खड़ी काट का मतलब है स्ट्रक्चर की बात करें तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। ऊपर वाली हमारी होती है एपिडर्मिस और नीचे वाली होती है डर्मिस। डर्मिस वाले पार्ट में सारी चीज़ें होती हैं, जो भी हमारी ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो वेन्स वगैरह, आर्टरी वगैरह, ठीक है, धमनी शिरा जो होती हैं वो भी हमारे डर्मिस वाले पार्ट में होती हैं। जो एपिडर्मिस होता है वो लगभग जो है मृत कोशिकाओं से बना होता है, यानी कि डेड सेल से बना होता है। तो जो हमारी ऊपर की स्किन होती है ना, उसमें हमें इतना तकलीफ नहीं होता, लेकिन हमें कोई भी जो है, अगर कोई भी जो चोट वगैरह है वो हमें डर्मिस तक चली जाती है तो हमें उससे दर्द का एहसास होता है ना। और सबसे ज़्यादा कठोर अगर त्वचा की बात करें, एपिडर्मिस की बात करें, तो वो हमारे कहाँ तलवे की होती है और गद्दियों की भी होती है ना। तो यहाँ पर निष्क्रिय कोशिकाएं होती हैं, हम बोल सकते हैं। तो डर्मिस जो है हमारे डेड सेल से बनी होती है, डेड सेल्स, ठीक है, और ये डर्मिस वाले एपिडर्मिस सॉरी, ठीक है, और डर्मिस वाले पार्ट में सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारी त्वचा के अंदर क्या होता है, स्वेद
ग्रंथियां होती हैं, श्वेत ग्रंथियां, ठीक है, स्वीट ग्लैंड्स इनको बोला जाता है, स्वीट ग्लैंड्स। अब ये स्वेट ग्लैंड्स का मतलब है जो कि क्या करती है, किसको सिक्रेट करती हैं, पसीने को, ठीक है, पसीने का स्रावन करती हैं। और पसीना क्या होता है, जो कि काफ़ी सारी मात्रा में वाटर होता है, उसमें लवण यानी कि काफ़ी ऐसे सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, और कुछ मात्रा में यूरिया को भी जो है हमारी स्किन से बाहर निकालता है, स्किन के थ्रू, ठीक है। तो ये श्वेत ग्रंथियों से ही पसीने के द्वारा क्या क्या चीज़ें, अतिरिक्त जल यानी कि जो एक्सटेंट वाटर है, यानी कि अतिरिक्त या फिर अनावश्यक जो जल है, ठीक है, H2O को, और यानी सॉल्ट्स को भी, लवण को भी, यूरिया का, ठीक है, तो यूरिया को भी बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा कौन सा हो गया, त्वचा हो गया। अब हम आते हैं तीसरे टाइप पर। तो तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा आ जाता है फेफड़े यानी कि लंग्स, लंग्स यानी कि फेफड़े। अच्छा, फेफड़े किस तरह से एक्सक्रेशन का काम करते हैं, एक्सक्रेशन में फेफड़ों का क्या रोल है। तो फेफड़े जो होते हैं, हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में एक तरह से रेस्पिरेशन को याद करूँ तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन हमारी जाती है एल्वेलाई के थ्रू, सारी सेल्स में जाती है, सारी सेल्स से जो हमारी वेस्ट गैस होती है जो कि CO2 है, तो CO2 क्या करती है, सेल्स से आती है ब्लड के थ्रू और कहाँ से जाती है, फेफड़ों में, ठीक है। तो फेफड़े क्या कर रहे हैं, जो वेस्ट गैस है उस पूरी बॉडी से उसको वापस से बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो पूरी बॉडी से जो वेस्ट गैस है उसको साफ करके शरीर से बाहर निकालते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग का प्रोसेस जो होता है हमारा, जिसको हम लोग निश्वसन बोलते हैं, जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, तो एक्सहेल करते हैं जब, तो एक्सहेल के थ्रू क्या होती है, जो भी हमारी CO2 गैस होती है वो हमारी शरीर से बाहर चली जाती है। तो बाहर जो हमारी गैस जा रही है वो क्या है, वेस्ट गैस है। तो इस तरह से ये क्या कर रहे हैं, एक्सक्रेशन का काम कर रहे हैं, यानी ये अन्य उत्सर्जी अंग की तरह ये उत्सर्जन को भी दर्शा रहे हैं। तो ये फेफड़े क्या करते हैं, CO2 को एक्सहेलेशन यानी कि निश्वसन के द्वारा बाहर निकालते हैं, ओके। तो ये तीन जो है हमारे अन्य उत्सर्जी अंग हैं, तो इनको आप चाहो नोट करो, समझा मैंने दिया है, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। प्लांट्स में जो है एक्सक्रेशन कैसे होता है, इट मीन्स हम लोग पढ़ते हैं वाष्पोत्सर्जन को। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन। अब क्या होता है वाष्पोत्सर्जन, तो हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन पढ़ा था वाटर का, कैसे हम लोगों ने देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो उनकी रूट होती है, जो जड़ होती है, जड़ में छोटे छोटे रूट हेड्स होते हैं, मूल रोम होते हैं, जिसके द्वारा क्या करता है, कोई भी पौधा पानी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, यानी सकिंग के थ्रू, यानी खींचता है अपनी ओर, ठीक है। और इसके द्वारा जल की जो पूर्ति है वो जड़ों द्वारा ही पौधे में की जाती है ना। तो हमने क्या देखा था कि मूल रूम द्वारा ही जो पौधे हैं वो जल की पूर्ति करते हैं। अब होता क्या है कि जब पौधे के शरीर में जल जो है उसकी जितनी जरूरत थी उतना हो गया, लेकिन जो मूल रूम है वो क्या कर रहे हैं, लगातार वाटर को एब्जॉर्ब करे जा रहे हैं। अब एब्जॉर्ब करने की वजह से मान लो उस टाइम पे बारिश हो गई, तो बारिश के थ्रू भी जमीन क्या है, नमी उसमें हुई, गीली हुई मिट्टी, तो और वाटर जो है एब्जॉर्ब किया गया। तो एब्जॉर्ब करने की वजह से जो वाटर का लेवल है प्लांट में वो क्या हुआ, बढ़ गया। तो बढ़ने की वजह से अब प्लांट ऐसे तो खराब हो जाएगा, है ना। अगर ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ अगर अमाउंट में प्लांट में जा रही है तो फिर तो उससे नुकसान है ना।
तो अब होता क्या है कि जो वाटर उसमें पहले से चला गया है उसको क्या किया जाता है, वाष्प द्वारा बाहर निकाला जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, यानी वाष्प का उत्सर्जन, यानी कि भाप द्वारा उसको उत्सर्जित करना, यानी कि बाहर निकालना, एक्सक्रीट करना, तो ये हमारा ट्रांसपिरेशन या फिर वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, जनरली कहाँ होते हैं हमारी प्रोसेस, ये हमारी प्रोसेस होती है प्लांट्स में, प्लांट्स में। ठीक है, इन प्लांट्स। ओके, तो वाष्पोत्सर्जन या फिर ट्रांसपिरेशन प्लांट्स में होती है। कैसे होती है अब हम, ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं इस चीज की। तो डेफिनेशन है अनावश्यक जल का पौधे के वायवीय भागों द्वारा उड़ जाना वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन अथवा उत्स्वेदन कहलाता है, उत्स्वेदन कहलाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन भी बोल सकते हो या फिर उत्स्वेदन भी कह सकते हो। इसके अलावा इसे आवश्यक बुराई भी कहा जाता है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि आवश्यक बुराई किस क्रिया को कहते हैं, तो आवश्यक बुराई यानी कि नेसेसरी एविल, तो नेसेसरी एविल जो है किसको बोला जाता है, हमारे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये दिन में अधिक होता है। ऑब्वियसली बात है, दिन में गर्मी ज़्यादा रहेगी तो अधिक होगा, रात के टाइम पे सर्दी होती है। ठीक है, थोड़ी ठंड रहेगी तो इसकी वजह से ये जो प्रोसेस है वो कम होती है। ठीक है, तो दिन में अधिक एवं रात्रि में कम होती है। ओके, इसके अलावा भौतिक क्रिया है ये एक, भौतिक क्रिया। ओके, और क्या बोल सकती हूँ मैं, ठीक है, कई तरह से हो सकती है, 3 प्रकार होते हैं इसके। तो इतने पॉइंट लिखो यहाँ पर। आवश्यक अनावश्यक जल यानी कि जो अतिरिक्त जल होता है या फिर जिसका यूज नहीं है प्लांट में अब, तो वो क्या करता है, वाष्प बन करके उड़ जाता है वायुमंडल में वापस से, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, और वायवीय भाग कौन कौन से हो सकते हैं, तना हो सकता है, पत्ती हो सकता है, इसके द्वारा। ठीक है ना, जो भी हरे भाग होते हैं या फिर तना या फिर पत्ती हो सकती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो लेंटिसल्स होते हैं तो उनके बारे में भी, यानी कि जड़ जो हमारी कठोर भाग होता है उसमें भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, उसके द्वारा भी। तो अभी हम तीनों टाइप देखेंगे। आवश्यक भी है, ज़रूरी है। ठीक है, जो अतिरिक्त जल है उसका कोई यूज़ तो है नहीं, तो प्लांट के बॉडी से वो वापस जाएगा। और बुराई इसलिए क्योंकि वाटर का लॉस हो रहा है। ठीक है, किसी ना किसी चीज़ का लॉस तो हो रहा है ना प्लांट से, तो इसलिए इसको आवश्यक बुराई, यानी कि ऐसी बुराई जो ज़रूरी है। ठीक है ना, जो फायदे की है। दिन में अधिक होता है, रात्रि में कम होगा, और एक क्या है, एक भौतिक क्रिया है। ठीक है, तो यहीं पर लिख देते हैं हम लोग टाइप्स भी इसके। ठीक है, टाइप्स, प्रकार। ओके, तो देखो यहाँ पर तीन प्रकार है। पहला टाइप जो हमारा वो होता है रंध्रीय, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, या फिर वाष्पोत्सर्जन लिखना जरूरी नहीं है, बस मैंने रंध्रीय लिख दिया। ठीक है, स्टोमेटल, स्टोमेटल। अब थोड़ा सा नाम जो है जाना पहचाना लग रहा है, स्टोमेटा के थ्रू जो है, और 90% जो ट्रांसपिरेशन है, जो वाष्पोत्सर्जन है, वो इसी प्रोसेस के थ्रू जो है होता है। ठीक है, तो 90% है वाष्पोत्सर्जन का। ओके, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। जो स्टोमेटा होते हैं हम लोगों ने देखा था, रंध्र जो होते हैं उसमें क्या होती है, द्वार कोशिका होती है जो खुलती है और बंद होती है। तो जब ये खुलती है, तो जब ये एयर यानी जो वायु है उसके संपर्क में आती है, तो ये क्या करने लगती है, वाष्पीकरण करने लगती है। ठीक है ना, तो ऐसे वाटर जो है उसका लॉस होता है। ठीक है, वो मतलब भाप बन करके उड़ जाता है। और जब उन्हें नहीं करना होता है, जब जल जो है वो मतलब एवरेज है, मतलब ठीक ठाक है, तो वो जो पोर्स होते हैं वो बंद रहते हैं, वो वाष्पीकरण नहीं करते। ठीक है ना, तो रंध्रीय होता है। दूसरा हमारा प्रोसेस होता है उपत्वचीय, उपत्वचीय, उपत्वचीय।
इसको हम लोग क्यूटिकुलर बोलते हैं, क्यूटिकुलर। अब क्यूटिकुलर के थ्रू कौन सा होता है, क्यूटिकुलर क्या होते हैं, क्यूटिकल होते हैं, क्यूटिकल लीव्स पे ऊपर क्या होते हैं, क्यूटिकल की एक परत होती है, एक झिल्ली जैसी होती है। तो उस झिल्ली का काम भी क्या होता है, वाष्पीकरण करना होता है, यानी वो भी वाष्पोत्सर्जन में शामिल है। तो जो हमारी पत्तियों के ऊपर जो पतली सी झिल्ली होती है जो क्यूटिकल की बनी होती है, तो वो क्यूटिकल भी क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन करता है। तो ये हमारा दूसरा टाइप होता है उपत्वचीय, ठीक है। और तीसरा हमारा आता है वातरंध्रीय, वातरंध्रीय, लेंटिकुलर। लेंटिकुलर क्या होता है, जो पेड़ की छाल होती है, मैंने बोला था जो ठोस वाला पार्ट होता है तने का, तो पेड़ की छाल, जो छाल होती है किसी भी पौधे या पेड़ की, तो उस छाल पर ही क्या होते हैं, वातरंध्र होते हैं, वातरंध्र। और ये 1% होते हैं, किसका, 1% होते हैं ये वाष्पोत्सर्जन का। तो उस छाल के जो वातरंध्र होते हैं वो भी वाष्पोत्सर्जन करवाते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो इस चीज़ को नोट करो, ये 3 टाइप भी मैंने बता दिया आपको, स्टोमेटल, क्यूटिकुलर और हमारा लेंटिकुलर, ठीक है। नोट करो इसे, फिर हम आगे चलते हैं और उपयोग देखते हैं कि वाष्पोत्सर्जन होता है तो क्या क्या इसके यूजेस हैं। तो अब हम बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन यानी कि जो हमारा ट्रांसपिरेशन है उसके बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या क्या बेनिफिट्स हैं, यानी कि लाभ, यानी कि लाभ की हम बात करते हैं। एडवांटेजेस, क्या एडवांटेजेस, ओके। तो बेनिफिट्स का मतलब है, एक तो अतिरिक्त जल का निस्तारण करता है ये, ठीक है। पहली चीज तो अतिरिक्त जल का निस्तारण, जो भी अतिरिक्त जल है, जो अनावश्यक जल है, तो उसको क्या करता है, प्लांट से बाहर निकालता है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये खनिज लवणों की प्राप्ति, खनिज लवणों की प्राप्ति, जो मिनरल्स वगैरह होते हैं वो भी हमें वाष्पोत्सर्जन की सहायता से प्राप्त होते हैं। अब ये कैसा यूज है, तो खनिज लवण हमें कैसे मिलेंगे, वाष्पोत्सर्जन तो क्या कर रहा है, वाटर को बाहर भेज रहा है। तो होता क्या है कि जितना ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है उतना ही ज़्यादा अवशोषण भी होता है। अगर शरीर से, अगर पौधे के शरीर से वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल का ह्रास हो रहा है तो उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, वो अवशोषण करेगा, है ना। तो पौधे में अगर पानी की कमी हो रही है तो वो क्या करेगा, ज़मीन से पानी को खींचेगा, और पानी के साथ साथ ज़मीन से क्या आते हैं, खनिज लवण भी आते हैं। तो होता क्या है, मैंने आपको परासरण पढ़ाया था, परासरण अगर आपने पढ़ा हो, ठीक है। ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है, अगर आपने 9th क्लास में ही पढ़ाया हो, मेरे 9th की प्लेलिस्ट में जाकर के देखना, वहाँ पर ये टॉपिक आपको मिलेगा, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन वाला जो टॉपिक आपको मिलेगा, तो उसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो। तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि जो अतिरिक्त जल होता है, जल जो है वो हमारे अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से एक स्थान से, यानी अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाती है, ठीक है, गमन करती है। तो यहाँ पर परासरण क्रिया होती है। अब यहाँ पर रिक्तिका यानी कि जो वैक्यूल्स होते हैं सेल्स के, वैक्यूल्स यानी रिक्तिका जो होती है सेल में, अब वहाँ पर क्या होगा, अगर हम अवशोषण करेंगे अधिक तो क्या होगा, उसके साथ साथ खनिज लवण भी आएंगे। और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा तो कौन जा रहा है, जल जा रहा है ना। तो जल जो होता है, जो वाटर होता है, उसका वाष्पीकरण हो रहा है, ना कि खनिज लवणों का। तो जितना ज़्यादा वाष्पीकरण होगा वैक्यूल से, जो वाटर है उसमें परासरण दाब बढ़ेगा, ठीक है। तो इसी वजह से जो खनिज लवण है वो अधिक से ज़्यादा प्लांट को प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि जो पौधा है वो क्या कर रहा है, अवशोषण के द्वारा जमीन से वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, और वाटर के साथ साथ खनिज लवण भी आ रहे हैं। और वाष्पीकरण के द्वारा जो अतिरिक्त जल है, अगर वो भाप बन के उड़ गया तो जो पौधा है उसे ज़्यादा से ज़्यादा किसकी मात्रा मिलेगी, मिनरल्स यानी खनिज लवणों की, है ना। तो परासरण क्रिया द्वारा क्या होता है, जल जो है अतिरिक्त वो जाता है ना। तो परासरण क्रिया होती है वैक्यूल्स में, और इसके वजह से जो जल होता है वो हमारा वाष्पीकरण द्वारा भाप में बन जाता है, और जो खनिज लवण है, जो मिनरल्स हैं, वो एक्चुअली प्लांट को मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से खनिज लवणों की प्राप्ति भी हो पाती है। अब तीसरा प्रोसेस क्या होता है, इसके बाद हम पढ़ते हैं रसारोहण। रसारोहण, रसारोहण, ठीक है। अब रसारोहण क्रिया क्या होती है, जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो क्या करती है, वो एक बल लगाती है, फोर्स लगाती है, जिसको हम लोग चूषण बल बोलते हैं। TION, सक्शन फोर्स वो लगाता है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा जो है चूषण बल लगता है। चूषण बल यानी कि वो वाष्पोत्सर्जन जो है
इस क्रिया के द्वारा जो प्लांट्स होते हैं उसमें से वाटर को ऊपर की तरफ खींचा जाता है। अब जब वो ऊपर की तरफ खींचे गए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा तो उसको हम चूषण बल बोलते हैं। अब चूषण बल द्वारा ही जो रसारोहण है इसके प्रोसेस को और भी ज़्यादा जो है पावर मिलती है। क्योंकि रसारोहण की क्रिया द्वारा क्या होता है, जो जाइलम होता है वो क्या होते हैं, हर एक प्लांट के जो हर एक पार्ट होता है वहां तक वाटर को और मिनरल्स को भेजता है। तो जो प्लांट मतलब समझ लो वो मीटर 300 मीटर तक ऊंचे हैं मान लो, तो वहां पर वाटर कैसे पहुंचेगा, तो क्या होता है उन प्लांट्स में वाष्पोत्सर्जन होगा। और वाष्पोत्सर्जन क्या है, चूषण बल यानी सक्शन फोर्स लगाता है। तो इसकी वजह से इस फोर्स के द्वारा जब वो ऊपर की तरफ खींचेगा तो इसके साथ साथ जो रसारोहण की क्रिया है यानी जाइलम के थ्रू जो वाटर को हर एक पार्ट तक पहुंचाने का प्रोसेस है वो भी आसानी से हो सकता है। आई होप कि ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं तापमान या फिर ताप का नियमन। ताप का नियमन, अब ताप का नियमन क्या होता है, ताप का नियमन से हम ऐसे समझ सकते हैं कि वाष्पोत्सर्जन जब होता है तो अतिरिक्त भाप के द्वारा जो जल होता है वो जो प्लांट है उसके अंदर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। और इसके वजह से जो गुप्त ऊष्मा भी होती है वो भी शरीर के बाहर निकल जाती है। तो गुप्त ऊष्मा जो होती है, गुप्त ऊष्मा पौधे की, ठीक है, प्लांट की, वो भी क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन के थ्रू बाहर निकल जाती है। और इस वजह से जो प्लांट होते हैं हमारे वो मुरझाने से भी बच जाते हैं, ठीक है, मुरझाने से बच जाते हैं, बचते हैं। और साथ ही साथ वो क्या बन जाते हैं, कोमल, और उन्हें ठंडक भी मिलती है। ओके, तो ये यूज भी होता है। तो ताप का नियमन भी करते हैं जिसकी वजह से जो वाटर जब वो भाप के द्वारा जो वाटर है वो भाप के माध्यम से बाहर चला जाता है तो गुप्त ऊष्मा भी उसके साथ चली जाती है और इसकी वजह से जो प्लांट है उसे ठंडक भी मिलती है और साथ ही साथ वो कोमल यानी सॉफ्ट भी रहते हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है शर्करा की सांद्रता। शर्करा की सांद्रता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो शर्करा की सांद्रता को भी ये क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अब वो कैसे, अगर वाष्पोत्सर्जन होगा तो जो अतिरिक्त जल होता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जल होता है या फिर जो अनावश्यक है यानी कि जिसका यूज़ नहीं है, तो वो वाटर क्या है प्लांट के जो बॉडी है उससे बाहर जाएगा। तो प्लांट से जब बाहर जाएगा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल, तो उससे क्या होगी, जो शर्करा, जो फल होंगे, जो फ्रूट्स होंगे, जितने भी फल होंगे वो अधिक मीठे होंगे, है ना। क्योंकि वाटर की वजह से क्या होंगे, फलों के में जो मिठास है वो कम होगी। क्योंकि पानी अगर मिल गया, ठीक है, मान लो कि नींबू पानी में अगर मैं पानी की मात्रा ज़्यादा कर दूं तो मिठास उसकी कम हो जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे समझ लो कि फल होते हैं जब, तो अगर पानी अगर अधिक है तो फल का जो मिठास है, फल की जो मिठास है तो उसमें जो शर्करा की मात्रा है वो कम होती है। लेकिन वाष्पोत्सर्जन के द्वारा अगर जल जो है अतिरिक्त अगर वो उड़ गया, ठीक है, जो फायदे का वाटर जो है वही प्लांट के अंदर है, तो जो फल होते हैं वो क्या हो सकते हैं, अधिक हो सकते हैं। क्योंकि इसमें शर्करा की जो सांद्रता है, जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो सकता है, बढ़ जाता है। ओके, तो समझ में आई ये बात। तो बस इतने ही पॉइंट होते हैं बेनिफिट्स, ठीक है। तो वाष्पोत्सर्जन कितना इंपॉर्टेंट है आज की इस क्लास में हमने देखा, ठीक है। उम्मीद है कि आज की जो क्लास है आपको पसंद आई होगी और आज ही ये जो हमारा लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। अगली वीडियो में जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम नया चैप्टर बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया है, पसंद आया होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।